खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें उसके बाद उन पर तजिया पेश करेंगे। नवंबर में क्या मज़ीद कुछ गिरफ्तारियाँ होंगी? एक अजीब वाक़या हुआ, जो लोग बानी PTI से मिलने गए तो वहाँ क्या तलखी हुई और किस तरीके से ये गिरफ्तारियों इस हवाले से मुख्तलिफ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आ रही हैं। क्या जो PTI के अंदर कुछ इख्तलाफ है और लोग गुरेज करते हैं किसी किस्म के एहतजाज से, इस पर बात करेंगे। आइनी बेंच बनने के बाद आइनी अदालतें बनने जा रही हैं और उसके बाद और कौन कौन सी जो है तब्दीलियाँ आएंगी इस आइनी बेंच के ज़रिए पाकिस्तान के आइन में, या क्या फ़ैसले होंगे। IMF मुल्क में बढ़ती हुई सोलराइजेशन के ख़िलाफ़ क्यों है, और उसके साथ साथ मामला ये है कि जब सोलराइजेशन बढ़ेगी तो क्या ये मामला तो नहीं होगा कि कहीं ये जो हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी है और जो हमारे मुआहदे हैं, और फिर क्या बिजली और महंगी होती चली जाएगी। इस पर बात करेंगे। सऊदी वलीअहद का ईरान के हक़ में बयान एक बहुत बड़ी तब्दीली है। क्या मिडल ईस्ट में कोई तब्दीली आने वाली है? इसके साथ कुछ और ख़बरें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मईशत की बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जो अमेरिकन इलेक्शन है अभी इसका हैंगओवर उतरा नहीं है, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिनको एक्सप्लॉइट करके एक बड़ी फतह पुल आउट की उसने, और अमरीकी अवाम किस हालत में है। जी मियाँ साहब, वेलकम टू द शो। रादर यू आर ऑलवेज वेलकम एंड यू आर ऑलवेज विद मी। मुझे ये बताइए कि थैंक यू सर, क्या होने जा रहा है, और क्या ये वो जो कौमी इत्तेहाद की गिरफ्तारियां खुद पेश की जाती थी, ये वो गिरफ्तारियां थी या एक मतलब है एक एक्सटेम्परी अमल था? जी हजूर। काजी साहब देखें, आज 5 जो रहनुमा हैं PTI के, मरकज़ी रहनुमा जिनको कहा जाता है, सियासी कमेटी से इनका ताल्लुक है, वो आज डयाला जेल गए थे करने के लिए, मुलाकात करने के लिए बानी PTI से। इसमें 2 चीज़ें हैं काजी साहब, वो उनकी गिरफ्तारी और फिर रहाई, ये सारा ड्रामाई अंदाज आपने भी देखा, सारी कौम ने देखा। इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये है कि वो गिरफ्तार हुए, और उसमें जो गिरफ्तार होने वालों में उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज और साहबजादा हामिद रज़ा और मलक अहमद बचर जो हैं वो मौजूद शामिल थे। आलिया हमजा वहाँ थी, लेकिन आलिया हमजा अपनी गाड़ी में बैठी रहीं, उनको कोई हिरासत में नहीं लिया गया। लेकिन ये हुआ क्या है? हुआ ये है काजी साहब कि वो ये गिरफ्तारी हुई नहीं है, दी गई है, क्योंकि ज़राए ये कहते हैं, PTI के अंदर के ज़राए ये कहते हैं कि जो सियासी कमेटी के हमारे क़यादत है वो हिचकिचा रही है कि बानी PTI से आज मुलाकात थी, अगर मुलाकात हो जाती तो बानी PTI वो कॉल दे देते एहतजाज की, जो फाइनल कॉल थी, तो फिर क्या होता, फिर तो एहतजाज करना पड़ना था। तो काजी साहब, एहतजाज के लिए पैसा भी लगता है, एहतजाज के लिए क़यादत भी होती है, एहतजाज के लिए कारकुन भी लाने पड़ते हैं, एहतजाज के लिए वक्त लगाना पड़ता है, और एहतजाज के लिए अपनी तवानाइयाँ और अपने जो है सियासत और सारा कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। ये नहीं लगाना चाह रहे वो। ज़राए कहते हैं, जो PTI के अंदर के ज़राए हैं, अंदर PTI के अंदर बहुत से ग्रोह बन चुके हैं, और वो कहते हैं कि जो हमारी क़यादत है वो बातें तो करना चाहती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहती है, वो बड़ी बड़ी जो है वो बड़के भी मारना चाहती है, लेकिन एहतजाज नहीं करना चाहती। वो बानी PTI से मिलना नहीं चाहती, बानी PTI से वो कॉल की जो है वो हदायत नहीं देना चाहती, ताकि वो जवाब ना पैदा हो जाए कि फिर हमें एहतजाज करना पड़ेगा। यही वजह है कि आज गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी उसको मैं नहीं कहूँगा, हिरासत में लिया जाता है और साथ ही उनको रिहा कर दिया जाता है, और बड़े एहतराम के साथ वहाँ चौकी के अंदर वहाँ गाड़ियाँ मंगाई जाती हैं, फिर उनको कहा जाता है आप इस रास्ते से चले जाएं। वो इस रास्ते से जो है आराम से वहाँ से निकल आते हैं, और मुलाकात भी नहीं होती और दिन भी गुजर जाता है, और अब कॉल भी नहीं आई आज। और इस हवाले से आप देखें सर, कल काजी साहब जो वहाँ पर समाअत हुई थी डयाला जेल में, वहाँ पर बानी PTI मायूस नज़र आए, और इस हवाले से मेरी जो बात हुई है पार्टी के अंदर, वहाँ जो मौजूद थे लोग, उनसे भी बात हुई है, तो वो कह रहे थे कि बानी PTI मायूस इसलिए हैं कि उनकी पार्टी कुछ नहीं कर रही, वो क्या करें। तो ये मामलात हैं हमारे इस क़यादत के जो PTI साहब, मैं समझता हूँ कि हैरत की बात नहीं है। ये मुझे हैरत की बात इसलिए नहीं लगती, वो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि वो एक स्ट्रांग पार्टी है, उसकी इलेक्टरल जो विक्ट्री है, जो उसकी स्ट्रगल है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जब देखें ना, कोई क्लियर कट वाज़े नज़रियात भी तो होने चाहिए। अब दुनिया में जितने हम देख रहे हैं बड़ी मूवमेंट्स बनती हैं, वहाँ पे जब मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा कि ये क्या फैक्टर्स थे अमेरिका में, तो वो फैक्टर जब मिसिंग होंगे और फिर चूरी खाने वाले मजनू ज़्यादा होते हैं, गोश्त देने वाले कम होते हैं, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। मगर इसके बावजूद मैं ना उनको अंडरमाइन कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी कोई पॉपुलैरिटी में कमी है। मगर जो एक नजर अगर जो यहाँ अगर देख लेते हैं 68-69 की मूवमेंट देख लेते हैं, वहाँ क्या था, रोटी कपड़ा मकान की बात हो रही थी यार।
यहाँ पर उसका जिक्र ही कोई नहीं है कि ये कर लो वो कर लो, आईनी बेंच बन गया है, फलाना बेंच में। इनकलाब आईनी बेंच नहीं देखा करते, जब इनकलाब आते हैं तो उनके रेले में सब कुछ बह के चला जाता है। लेकिन ये कि जो छोटी मोटी ठुक ठुक है ना, ये इसमें कोई मुझे हैरत नहीं हुई। मगर बहरहाल हम चाहेंगे कि पीटीआई के भी कुछ लोग हों और हम उनका भी मौक़िफ़ लें। तो अब देखें कायद साहब, आपने ना ये जो बात की है कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई है सारा, तो 2 दिन पहले मेरी एक बड़े आला ओहदेदार से बात हुई और उनके साथ मुलाकात थी। तो उनसे भी ये सवाल किया गया कि पीटीआई को क्या मिला, तो उन्होंने कहा पीटीआई को सब कुछ मिला, पीटीआई जो बेनिफिशरी है और पीटीआई जो है वो आराम से उन्होंने हमारे साथ जो है तामन किया है, ये कोई एहतजाज तो नहीं था। देखें कायद साहब, आज जब ये क़यादत वहाँ गई है तो वापसी में बड़े खुश थे, क्योंकि आज उनके लिए बड़ा बर्डन जो है वो उनके सर से उतर गया। आज अगर कॉल आ जाती तो फिर उनको काम करना पड़ता, उनको एहतजाज के लिए लोग जो हैं वो स्ट्रेटजी तय करना पड़ती, और आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद आपने अपने घरों को, ये सबसे अच्छा काम और सबसे आसान काम है ना, वो आसान काम कायद साहब उन्होंने किया है और आसान काम ही किए जाएंगे। आगे आप देखिए होता है क्या, देखिए ये बढ़के जो है वो सिर्फ बढ़ते ही रहेंगी। कोई एहतजाज, कोई इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई, ये सारा कमिटमेंट, हर चीज जो है वो कंप्रोमाइज्ड, ये तमाम मामला जो है वो हो चुके हैं। नहीं, मैं इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना, अगर आना है तो फिर सिर्फ बढ़के ही मारनी है। आपने देखा सर कि स्वाबी में जो जलसा हुआ है उसमें क़यादत ने कौन से कारकुन लाए हैं, कहाँ मामलात किधर तय हुए हैं, क्या हुआ है? मियां साहब को मियां साहब, ये कि मामलात किधर तय हुए हैं, क्या ग्रुपिंग्स वहाँ हो गई हैं, क्या मामला क्या है? जाहिर है पीटीआई तो इससे इनकार ही करेगी, इसकी तरदीद ही करेगी तमाम लीडर, और हम जाहिर है वो भी हम नशर करेंगे या ब्रॉडकास्ट करेंगे। लेकिन आपके पास क्या खबर है कि ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे हुई है? सर देखें, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये बातचीत है, ये बातचीत यही है कि हम जो है वो एहतजाज नाम का करेंगे, बराए नाम एहतजाज वो होता रहेगा, और उसके बदले जो है वो हम पर कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम जो है वो आते जाते रहेंगे, अडयाला जेल भी आएंगे, कभी मुलाकात हो जाया करेगी, कभी नहीं हो जाया करेगी, कभी जो है वो केपीके के सीएम जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बढ़के मारेंगे, कभी जो है वो किसी जलसे में मारेंगे और वहाँ कहेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। ये मामला अगर आपके सामने टीवी लगा हो, अगर आपके सामने टीवी लगा हो तो एक बहुत बड़े जीपस्टर में जनाब उमर अयूब साहब बैठ के जा रहे हैं, तो दुनिया के इनकलाब 10-10 करोड़ के जीपस्टर में बैठ के नहीं आते, बल्कि गरीब लोगों के इनकलाबात होते हैं, उनके नज़रियात के इनकलाबात होते हैं, जो हम इर्द गिर्द पूरे खित्ते में देख रहे हैं। वो क्या था, हर जगह, इवन अमेरिका जैसे मुल्क में हम देखें, मैं आपको अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा कि लोगों का क्या अशर है और कैसे खेला इस सारे इशू पे। हालांकि उस तबके का वो हिस्सा नहीं था, लेकिन उसने नुमाइंदा बनने की जो कहानी थी वो लोगों को बावर करवा दी कि जनाब मैं आपकी गुर्बत, आपकी जिल्लत उसके साथ खड़ा हूँ। तो खैर, अब ये बताएं कि ये आईनी बेंच के बाद एक आईनी अदालत भी बनने जा रही है और कुछ और तरमीमात भी आ रही हैं, हालांकि वो क्या कहते हैं, इससे फर्क तो पड़ता नहीं। आईनी अदालत के हवाले से कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें आईनी बेंच ने अपना काम तो शुरू कर दिया है। 14 तारीख को उसकी समाअत होगी। 6 रुकनी बेंच जो है वो काम करेगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। उसमें एक रुकन जो है वो मिसिंग इसलिए हैं कि वो 14 और 15 को अवेलेबल नहीं है, जस्टिस आयशा मलिक। बाकी जो है वो होंगे, लेकिन केस कौन सा सुनेंगे ये अभी तक नहीं बताया गया। रजिस्ट्रार ने एक कॉज लिस्ट जारी की है जिसमें केस नहीं बताया गया, लेकिन जो ज़राए कह रहे हैं, हुकूमती ज़राए, वो ये सोच रहे हैं और ये गौर किया जा रहा है कि आईनी बेंच से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आईनी बेंच में अगर कोई केस आएगा तो उसके बाद अगर कोई अपील आ जाती है तो अपील कौन सुनेगा, क्योंकि वो जज साहबान जो पहले तो ये तय करे ना कि आईनी इशू कौन सा है, ये कौन तय करेगा? ये आईनी इशू है, ये आईनी ये भी बहुत बड़ा सुकम है, क्योंकि आपने देखा कि 12 जुलाई का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों का, उसमें 13 रुकनी बेंच ने वो फैसला, वो केस सुना हुआ है, उस पर रिव्यू आया हुआ है। क्या वो रिव्यू जो है वो आईनी बेंच सुनेगा? क्योंकि आईनी बेंच वो रिव्यू इसलिए नहीं सुन सकता कि रिव्यू जो होता है नजरसानी में वही उतने ही रुकनी बेंच जो है वो सुनता है। अगर उसमें से कोई जज साहब रिटायर हो गए हों, जिस तरह काजी फाइज़ रिटायर हो गए हैं, तो उनकी जगह पे जो है चीफ जस्टिस आ जाएंगे, तो वो कौन सुनेगा? तो ये सबसे बड़े सुकम है इसमें। और हुकूमत ये सोच रही है कि एक तो इसमें हमें पूरी तरह कवर नहीं है, दूसरा इसमें जो है वो अपील के इश्यूज हैं, तीसरा उस कौन सा जो केस है वो कौन सुनेगा, ये इश्यूज आएंगे। इसलिए एक आईनी अदालत ही बनाई जाए। और वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे ना कि आईनी अदालत बनकर ही रहेगी, तो वो अब सोचा ये जा रहा है कि वो बनकर ही रहे
और इस हवाले से दिसंबर में या जनवरी में 27वीं आईनी तरमीम जो है वो सामने आएगी। क्योंकि तो फिर कोई नई आईनी तरमीम आएगी तो आईनी अदालत बनेगी ना, या इसी इन्हीं 26वीं। जी काजी साहब 27वीं आईनी तरमीम का वही शोर है जो उठ रहा है, तो वो 27वीं आईनी तरमीम आ जाएगी। और उसमें बहुत सी और चीजें। एक बात तो समझाएं, ये क्या कौन सा काम है जो सरकार नहीं कर पा रही, जो अगली आईनी तरमीम कर देगी? अब आज मैं एक खबर पढ़ रहा था, ये बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है कि जनाब मुझे अभी फेंकी हमारी टीम ने, कि वो कह रहे हैं जी कि अगले जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो काजी फायज ईसा साहब होंगे। वेरी वेलकम, हम तो कम हैं, हमें तो ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं है, ना आपने इलेक्शन लड़ना है ना मैंने लड़ना है। जी मियाँ साहब, तो वो कौन से देखें वो एलिजिबल तो है ना, वो रिटायर हो चुके हैं। अब उनको इससे पहले 2 मिसालें कायम हैं, सरदार रजा खान, जस्टिस सरदार रजा खान और चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, वो जो है ना वो रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो काजी फायज ईसा को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है, इस हवाले से गौर भी हो रहा है। मेरा एक सवाल, आप बड़े दानिशमंद आदमी हैं, मेरा एक सवाल है कि जितनी तंदेही से, इखलास से और दयानत से जो पिछले हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने काम किया था, मैं समझता हूँ उससे बढ़ के काजी फायज ईसा साहब कर पाएंगे, मेरी राय में। क्या समझते हैं? लेकिन काजी फायज ईसा साहब का बहुत बड़ा तजर्बा है, और अभी जो उनका तजर्बा हुआ है ना इस PDM की हुकूमत में, और ये जब रिटायर हुए हैं उससे पहले की हुकूमत में, ये तजर्बा जो है वो ये बड़ा कारगर है। इसलिए उनको हर तमाम किस्म के तजर्बात जो हैं वो उनके सामने, उनमें से वो खुद गुजरे हैं। उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, इलेक्शन उनकी मौजूदगी में हुए हैं 8 फरवरी के, तो उनको उससे बड़ा तजर्बा क्या हो सकता है? तो काजी फायज ईसा साहब जो है वो गवर्नमेंट जो है, अगर चीफ देखें मियाँ साहब एक बात तो माने ना कि काजी फायज ईसा साहब हर बड़े तारीखी इंसान की तरह इंतहाई मुतनाज़ इंसान हैं। ये तो यानी हर आदमी तारीख का बड़ा आदमी मुतनाज़ ही होता है, और ये कुछ ज़्यादा ही हैं। वाई कांट वी हैव समबॉडी कि जिस पर किसी को एतराज़ ना हो और कहानी चलती रहे? और वैसे भी आपकी कहानी को रोकने वाला यहाँ कौन है मियाँ साहब? भाई साहब देखें, मुझे तो इमरान खान जो है वो फिलहाल बानी PTI बाहर आता हुआ नज़र नहीं आता। 3 साल वो अंदर जेल के अंदर ही मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि मुझे उनकी रहाई जो है वो नज़र नहीं आती। मुझे भी नज़र नहीं आती, क्योंकि काजी फायज ईसा जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कंसीडर हो रहे हैं, गौर किया जा रहा है। बानी PTI अच्छा, ये टाइम कितना रह गया? 2 या 3 महीने रह गए हैं राजा सिकंदर साहब के, 2-3 महीने रह गए हैं। जी 25 जनवरी 2025 को उन्होंने रिटायर होना है काजी साहब, और उसके बाद जो है वो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना चार्ज संभालना है। और उस हवाले से मियां साहब, ये तो अब हम किसी कानूनदान से पूछेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो तो तमाम पार्टीज की एक कंसेंसस होता है, और PTI की भी कंसिडरेबल सीट्स हैं वहां पर, और अभी तक उन सीटों का अभी मुकम्मल फैसला भी नहीं हुआ जो 8 रुकनी बेंच ने किया था। तो जाहिर है फिर ये कंसेंसस डेवलप हो जाएगा विद इन दी पार्लियामान के कौन होंगे नेक्स्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। काजी साहब, जब सिकंदर राजा को बनाया गया था तो उस वक्त भी इख्तलाफात थे, अब भी इख्तलाफात होंगे, वो हल हो जाएंगे, क्योंकि जो अपोजिशन लीडर हैं वो पहले तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि वो मान ही जाएं, क्योंकि वो पहले भी तो मान गए हैं ना, तो अब वो हो सकता है मान जाए। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर आखिर में फैसला तो इलेक्शन कमीशन में ही आना है, वहां से होना है तो वहां से हो जाएगा, और जो हुकूमत चाहेगी वही हो जाएगा। क्योंकि PTI के में अगर PTI के पूरी क़यादत को इस वक्त काजी साहब देखें तो वो पार्टी को इस सतह पर ले आई है कि पार्टी के अंदर जो है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक, बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आने को है, क्योंकि हुकूमत भी यही चाह रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसको देखा जाए। जैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आए तो अपनी 27वीं आईनी तरमीम जो है वो उसको असम्बली में ले आए और सेनेट से भी उसको पास करवा दे। और ये तो ये क़यादत का हाल है और PTI का हाल है। इसी को अगर तनाज़र से देखा जाए तो लगता है कि बानी PTI आइंदा 3 साल मुझे बाहर नजर आते हुए नजर नहीं आ रहे जेल से, वो जेल में ही रहेंगे। तो ये और जो क़यादत है वो जिस उस पर काम कर रही है, जिस तरह मामलात में जिस रवैये पे, उसी रवैये पे काम करती रहेगी, और उसमें जो आपस में इख्तलाफात जो हैं वो नज़र आएंगे आपको बहुत जल्द काजी साहब। और हो सकता है कि अपोजिशन लीडर का चेहरा भी तब्दील हो, वो इसलिए कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत बड़ा आ जाता है तो अपोजिशन लीडर भी जो है वो भी चेंज हो जाएगा। आपने देखा पहले भी ऐसा हुआ था, मैं तो राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर बने थे। मियाँ साहब देखें, कोई भी चेंज हो जाए, यहाँ पर अभी तो एक जिसे अंग्रेजी में लल कहते हैं आप, या एक तरह एक ठहराव है, फिलहाल ठहराव है, एक तलातुम जो हमें नज़र आता है TV स्क्रीनों पर, मगर ज़मीन पर अभी वो तलातुम नहीं है।
मगर सवाल ये है कि इस सारी तब्दीलियों से मतलब काजी साहब को भी ले आए दोबारा से, इधर से तरमीम भी आप करवा लें, एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना लें, और अरे भाई इस मुल्क को, इसकी मैशत को तो चलना है ना। और इस मुल्क में जो महमत इशूज़ हैं, जो इतने बड़े इशूज़ हैं, जिसकी तरफ किसी की कोई यानी नहीं है नज़र, ना ही उसकी तरफ कोई देख रहा है। आपकी अभी हम बात भी करेंगे, हमारे साथ एक मैशदान होंगे, कल भी हमने बात की। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बात तो ये है कि हमें एक बड़े माशी बुरान से बाहर निकलना है। वो कोई तरमीमों के जरिए निकल आएगा, या नए इलेक्शन कमिश्नर के जरिए निकलेगा, या फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा तो निकल आएगा? नहीं, यहाँ हमें एक्सपोर्ट बनानी पड़ेगी, अपने कर्जे से निजात हासिल करनी पड़ेगी। और क्या ये जो डिस्पेंसेशन आज मौजूद है, इनमें से कोई एक काम करने की अहल है या नहीं है? तो करते रहें। जब तक तरमीमों से हमें खिलौने दे के बहलाया गया हूं तो खिलौने देते रहें, मगर असल में हमें इन तमाम इशूज से स्टेट उसकी आंखों में आंखें डाल के उनको ठीक करना पड़ेगा, वरना सारी बातें तो फारग है। मियां साहब, डू यू एग्री? लेकिन काजी साहब देखें, वो मईशत तो एक सानवी इशू हो गया है, अब तो स्मोक का इशू जो है वो सबसे बड़ा है सर। और स्मोक का इशू ऐसा है कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लिखा है कि पंजाब और KPK के लोगों को कि वो सिंध मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि जाहिर है जो पंजाब की क़यादत है वो तो जनेवा मुंतकिल हो गई है, और वो फिर लोगों को जो है वो सिंध मुंतकिल होने का इसलिए कि वहाँ मौसम जो है वो साफ़ है। चले मियां साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। जब तक समाज जो आहिस्ता इस्लामाबाद की तरह कराची मुंतकिल नहीं होती तो वक्ती तौर पर वहां भी मुंतकिल हो जाते हैं। मगर एक दरखास्त पे ब्रेक लेता हूं कि आज एक बड़े इलाके में बिजली बंद थी, 3 जगह मैंने फ़ोन किया, और जहां पे लोगों ने कुछ अपने पैसे पसंदाज करके एयर प्योरीफायर ले लिए थे, तो जब हमें 5 रुपए की, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, बिजली 15 रुपए में दे रहे हैं, और कम से कम वो तो देते रहो कि हम वो चला लें। आज मैं यानी कई घंटे बिजली बंद रही। प्लीज़ ये इतना रहम करें हम पे। और ये हैं वो असल इशू जिन पे हम अभी आएंगे, और हम मीशत पे बात करेंगे कि IMF का जो वफद आया है वो अब हमसे क्या चाहते हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मारूफ मैशदान जनाब मुजम्मल असलम साहब। थैंक यू वेरी मच मुजम्मल असलम साहब आपके वक्त के लिए। हजूर, एक तो ये बताएं कि ये एक अनएक्सपेक्टेड दौरा हुआ, कल भी हम इस पर बात करेंगे, और फिर ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली सोलराइजेशंस पे बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि उन्हें एतराज़ है। ये क्या एतराज़ है? क्या ये जुड़ा हुआ है उन मुआहिदों से कि हम अगर बिजली उधर से नहीं खरीदेंगे तो फिर उनको पेमेंट कैसे करेंगे, या इट इज़ समथिंग एल्स? जनाब मुजम्मल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, अगर जो मालूमात जो थी वो ये थी कि ये जो प्रोग्राम है इसका हर 6 माह के बाद रिव्यू होगा। कतई नज़र की जो पिछले प्रोग्राम्स थे वो हर 3 माह के बाद रिव्यू होता था, और ये 6 माह के बाद रिव्यू था। तो उस 6 माह के हिसाब से तो ये मार्च या अप्रैल में आना बनता था IMF का। लेकिन जो है IMF एकदम जो है, आप यूँ समझ लें कि नवंबर में गैर एलानिया तौर पे पाकिस्तान आ गया। वो गैर एलानिया तौर पे पाकिस्तान आने की वजूहात जो है अभी तक सामने खुलकर नहीं आई। एक वजह ये भी हो सकती है कि अभी आपको पता होगा कि वफाकी हुकूमत ने IMF से प्रोग्राम के ऊपर एक और प्रोग्राम मांग लिया है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए 1.2 अरब डॉलर। या तो वो उसके लिए आए हों तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो वो उसके लिए कम लग रहा है। वो सूबाई हुकूमतों से भी मिल रहे हैं और वफाकी हुकूमत से भी मिल रहे हैं। हम वफाकी हुकूमत से किस पहलू से मिल सकते हैं? एक पहलू तो ये है कि जो टैक्स कलेक्शन जो है, जिसमें कमी आई है, वो एक पहलू है कि उसमें क्यों कमी आई है, उसको आया IMF टारगेट नीचे करेगी, या IMF उसको बैलेंस करने के लिए हुकूमत को कहेगी कि आप अपने खर्चात कम करें, या कोई नए टैक्सेस मिनी बजट वगैरह, ये चीज़। दूसरा पहलू ये कि ये जो प्रोग्राम है IMF का, ये दफ़ा वाला, ये बड़ा मुनफरिद है। इसमें IMF ने जो है वफाकी हुकूमत से तो मुआहिदा किया, लेकिन वफाकी हुकूमत को कहा कि आप चारों सूबों से भी जो है ना फिस्कल पैक्ट साइन करें। और ये जो है एक तरीके से 18वीं तरमीम का ऑल्टरनेट, या NFC अवार्ड का जो है एक ऑल्टरनेट वो था कि 18वीं तरमीम के बाद जैसे कहा जाता था कि जो सूबे अखराजात उठाएंगे ज़्यादा, तो अब वो जो है उसको किस तरीके से जो है उसको हासिल किया जाए हदफ को, ये फिस्कल पैक्ट था। अब फिस्कल पैक्ट में सारे सूबों को
जो एक सरप्लस लाने के लिए कहा गया था। तो पंजाब ने सरप्लस तो छोड़े, इतना बड़ा खसारा दे दिया कि जिससे बहुत, जिसे कहते हैं, एक तरफ टैक्स टारगेट पीछे हो गया, दूसरी तरफ ये सरप्लस का टारगेट भी खराब हो गया। तो अब सूबों से मिल रही है आईएमएफ और सूबों की जो जो पिछले छमाही की जो कारकर्दगी है उसको वो जो है देखेंगे। और दूसरा हिस्सा जो सूबों के साथ मुलाकात में वो यही है कि ये जो फिस्कल पैक्ट साइन हुआ है उस पर सूबों ने अमल दरामद कराने के लिए क्या क्या काम कर दिया। उसमें एक जो मेजर चीज थी वो थी ज़राअत के ऊपर टैक्स, जैसे एक आम शख्स को लगता है उस तरह सूबों को उसको करने के लिए हदफ तो दिया। मुजम्मिल साहब, आईएमएफ का जो वफ्द है वो तो केपी के गवर्नमेंट से भी मिलेगा, सूबों से भी मिलेगा। केपी के गवर्नमेंट से आज शायद मीटिंग शेड्यूल थी या कल है, क्या मीटिंग हो गई है या मीटिंग होनी है? क्या तैयारी है सर आप लोगों की? नहीं, हमारी जुमेरात और जुम्मे को है और तैयारी है कि जो हमने हदफ हासिल किए आप सारों के सामने है। हमारा हदफ 45 अरब का था, हमने 103 अरब का सरप्लस किया है। तो हम तो मतलब सीना तान के मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं एक पॉलिटिकल इकॉनमी का सवाल भी आपसे करता हूँ। आज दो खबरें आई हैं कि जो एक तो मार्को रूबियो जो है एंटी चाइना हॉक है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आ रहा है, और दूसरे जो उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहे हैं अमेरिका के वो माइक वॉल्ट्स हैं। तो ये एक जो अमेरिका, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो कर्जा है और जो हमें सबसे बड़ा रोल ओवर चाहिए वो तो हमें चाइना से चाहिए, जो अभी तक शायद तय नहीं हुआ है, अगर हो गया है, अंडरस्टैंडिंग हो भी गई है तो उसे पब्लिक नहीं किया गया। ये जो टग ऑफ वार बढ़ता चला जा रहा है और हम दोनों तरफ बंधे हुए हैं, हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी इन डेज टू कम? पिछले सवाल में एक सवाल सोलराइजेशन का रह गया था, ये बड़ा अहम नुक्ता है। जी जी, वो आप बताएं। ये जो है मैं समझता हूँ कि ये आईएमएफ की मुदाखलत है, वो किसी मुल्क या सूबे को नहीं बोल सकती कि वो बिजली किस तरह पैदा करे। और सोलर से जो है अगर सूबे अपना खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं तो ये तो आईएमएफ को खुश होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सवाल हमसे किया गया तो हम तो इस पर बड़ा क्लियर हैं और उनको जवाब दे सकते हैं कि जी ये आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम पानी से बिजली पैदा करें, फिर तो आप कल को कहेंगे डैम से बिजली पैदा ना करो। नहीं, वो डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? व्हाई दे आर डिस्करेज? सोलर एक सस्ता है, क्लीन है, क्यों डिस्करेज कर रहे हैं? बस वो उनके जहन में ये है कि जी वफाकी हुकूमत की बिजली कौन खरीदेगा अगर ये सब सोलर लगा लेंगे। मुझे तो ये लगती है बात। दूसरी तो बात अगर जो वफाकी हुकूमत इस पर मान जाती है कि सोलराइजेशन जो है वो मजीद नहीं होगी तो सूबे क्या इसको पोज करेंगे कि हम तो सोलराइजेशन पर जाएंगे, और क्या आईएमएफ मान जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि वफाकी हुकूमत भी अगर चले मान लेती है तो वो हमारे सूबे के ब्याह पे कैसे बोल सकती है। दूसरा, मुल्क में ओपन तिजारत की अलाउ किया हुआ है, सोलर प्लेट्स आती है मुल्क में, ठीक है ना, तो ये लोग अपने खर्चे पे लगा रहे हैं, कोई सब्सिडी तो नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज आपने जो बात की सर वो बिल्कुल सही की कि ये जो प्रोग्राम जब हम दाखिल हुए थे तो उस पर कहा गया था कि 12 अरब डॉलर का रोल ओवर जो है वो चीन, सऊदी अरब और यूएई जो है साइन करके देंगे। 3 साल का जो हमारा जो पेमेंट है उस पे ये कहा गया कि जी हो गई ये बात है। लेकिन आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, ज़बानी यकीन दहानी है या राइटिंग में है। तो ये एक चीज जो है जिसको मैं समझता हूँ कि इसमें हो सकता है कि हुकूमत ने जो कमिटमेंट टाइमलाइन दिया हो उस पर भी शायद बातचीत के लिए आईएमएफ इस पे भी बात करे। तो ये 2-3 मोटी मोटी चीजें हैं। अब देखते ही है कि ये वक्त से पहले आए हैं, ये शेड्यूल नहीं था, तो इसके क्या नताइज निकलते हैं। आई होप कि मैंने जो आईएमएफ के दो बड़े इतराज़ात हैं। एक तो इतराज़ है उनका टैक्स कलेक्शन पे कि टैक्स कलेक्शन के अहदाफ जो हैं वो पूरे नहीं हो सके, जिससे खदशा ये है कि मिनी बजट जो है वो आ जाएगा। दूसरा उनका सबसे बड़ा इतराज़ ये है कि जो गर्दशी कर्जा है उसको कंट्रोल नहीं कर पाई हुकूमत, और उसके लिए कहा जा रहा है आईएमएफ की जानिब से कि अगर बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो बढ़ाई जाएं, गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो बढ़ाई जाएं, पेट्रोलियम पर लेवी लगती है तो लगाई जाए। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मिनी बजट भी आएगा और ये कीमतें भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मिनी बजट लाएंगे तो टैक्स किस चीज़ में लगाएंगे? 45% टैक्स लग गया हुआ है तनख्वाहदार पे, कम जो छोटा सरमायादार है, जो एसएमई जिसे कहते हैं, उस पर भी 45% टैक्स कर दिया गया है। उसके ऊपर सुपर टैक्स अलग है, सरचार्ज अलग है। बिजली की कीमतें जुलाई में जो है 7 रुपये 25 पैसे से बढ़ा दी थी। गैस की कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं। तो जगह नज़र नहीं आ रही कि कहाँ पे टैक्स लगाए। जहाँ एक जगह मुझे नज़र आ रही है
वो हो सकता है कि पेट्रोलियम मसनूआत पे सेल्स टैक्स जो 17-18% है वो भी सिफर है। कहीं IMF ये ना कहे कि आप हदफ पूरा करने के लिए, और आलमी मार्केट में पेट्रोल भी सस्ता हुआ है जिसकी वजह से 250 में सबको मिल रहा है, तो कहीं ये ना हो कि ये एक चीज सामने आ जाए। तो डिपेंड करता है कि IMF क्या कहती है। दूसरी बात ये जो है, मैं आपको एक और करना चाहूंगा कि IMF ने टैक्स का टारगेट भी बहुत अनरियलिस्टिक दिया था, और वफाकी हुकूमत का उसको मानना, मैं ये समझता हूँ कि 2 महीने लेट कर लेते प्रोग्राम, लेकिन अपनी बात नंबर्स और फैक्ट्स के साथ करते। अब आप देखें ना कि इन्होंने जो दरामद का तखमीना लगाया था, जो महंगाई का तखमीना, जो एक्सचेंज रेट का, वो सारे गलत हो गए। तो टैक्स तो उसी से बनता है ना। और FBR बिल्कुल ठीक कह रहा है इसमें कि आपके जो जो जिनकी बेसिस पे, जिन वेरिएबल्स की बेसिस पे टैक्स कलेक्ट होना है, वही अगर आपकी जो है एक्सपेक्टेशन के साथ सामने नहीं आए तो टैक्स कलेक्ट कैसे पूरा होगा। तो ये एक बड़ी परेशान कुन बात है। आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो मुझे कह रहे थे कि जो नवंबर का महीना है टैक्स कलेक्शन में, वो अक्टूबर से भी स्लो जा रहा है। तो अगर ये सूरत हाल है, और सर ये पहली तिमाही में ही इतनी बड़ी नाकामियां, तो क्या आपको ये प्रोग्राम मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है? 37 महीने हैं सर। देखें सर, बात ये कि IMF ने तो बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान की जो है कारकर्दगी को सराहा था। अभी चंद दिन पहले की बात है, 15-16 दिन पहले भी आपने IMF की MD का स्टेटमेंट सुना कि पाकिस्तान अच्छा कर रही है वो। तो अब वो इसको एकदम उसको डीरेल कर दें, तो ये IMF की अपनी भी क्रेडिबिलिटी में बहुत बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ कि औरंगजेब साहब इसको जो है अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे। लेट्स सी, ये 15-16 तारीख तक पता लग जाएगा। लेकिन अमल साहब, कल एक नई इस्तिलाह हमने सुनी थी कि ये मिनी, अगर बजट मिनी नहीं मैक्सी होगा, तो मैक्सी यानी मैक्सिमम का उन्होंने मुखफ़फ़ कहा था। तो डू यू एग्री? मैं सर बोल रहा हूँ ना कि इस वक्त इतना ऑलरेडी बड़ा स्लो डाउन आप लोगों को इकोनॉमी में, आम आदमी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डोमेस्टिक डिमांड स्लो हो गई है। उसकी 3-4 वजूहात हैं। एक ये कि एग्रीकल्चर का साल बुरा लगा लोगों का, क्रॉप बम्पर आई, लेकिन आपको पता है उनको कीमतें नहीं मिली। दूसरा, रियल स्टेट जो एक पाकिस्तान में पहिया चलाता था, रियल स्टेट का काम बिल्कुल ठप हो गया है। आप लोग बेहतर जानते होंगे, पंजाब साइड में तो मैंने सुना फाइलें और ये जो प्लॉट 50-50% नीचे आ गए हाउसिंग सोसाइटीज के। ठीक है, वो एक लोगों को आमदनी का जरिया होता था, खर्चा करते थे। फिर तीसरा, ये जो बजट में जो तनख्वाहदार पे टैक्सेस बढ़ा दिए गए, उससे क्या हुआ, मैं आपको मिसाल देता हूँ। KP हुकूमत में जो हमने 25% तनख्वाह बढ़ाने के बावजूद भी उनको पिछले साल से कम टैक्स कटने के बाद जो है तनख्वाह आ रही है, तो जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत खरीद में फर्क पड़ गया। तो उसकी वजह से स्लो डाउन इतना बड़ा है कि अगर कोई दुकानदार जाए, कि दुकानदार के पास कोई खरीदने अगर जाएगा नहीं तो टैक्स। लेकिन नो वंडर, जब आप देखें बेल्ट टाइट। बहुत शुक्रिया, बात को हम मजीद मुजम्मिल असलम साहब बात करेंगे, मगर बात ठीक है कि जो हम शुरू से जो एक बात कहते थे कि इस निज़ाम में आपको स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ती है, वो कहते हैं बेल्ट टाइटनिंग करो, ग्रोथ भी बढ़ाओ और जो है वो टैक्स भी ज़्यादा लगाओ। तो ये सारी कंट्रडिक्शन इन टर्म्स हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सऊदी अरब के वली अहद का जो बयान आया है, इसके क्या मानी हो सकते हैं, हाउ शुड वी रीड इट। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ दिफाई तजिया नगार जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, सवाल मेरा ये है कि ये तो वजह है कि क़यामत गज़ा के बच्चों पर और लोगों पर और ख़ानदानों पर टूट गई, लेकिन यूँ हमें कहें, वैसे मैं आई डोंट वांट टू सीक एनी सिनिकल प्लेजर आउट ऑफ इट एंड नॉर आई एम डूइंग, लेकिन इसके बावजूद लगता है कि एक तब्दीली यहाँ आई है। जिस तरह आज हम देखते हैं कि ये जो मुसलमान लीडर मिले हैं आपस में, तो सऊदी अरब के वली अहद जो हैं वो ईरान के हक़ में बयान दे रहे हैं और सख्त गुफ्तगू की गई है। इससे पहले हम OIC और इन तमाम इदारों को, मीटिंग्स को डेड हार्स ही कहा करते थे। तो डू यू थिंक कि इन कुर्बानियों ने इन्हें कोई सोचने पर मजबूर किया है, या देयर इज़ पुश फ्राम देयर ओन पॉपुलिस इन देयर ओन कंट्रीज? जी जनरल साहब। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों की एक जैसे है पॉपुलर सेंटिमेंट्स भी इजराइल के ख़िलाफ़ ना सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि पूरी दुनिया में बन चुका है। अब दुनिया की कोई भी कौम जो है उनकी हुकूमतें तो सपोर्ट कर रही हैं, शायद जैसे अमेरिका है या बरतानिया है,
बट उनके भी अवाम इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे OIC और अरब लीग का ये जो कंबाइंड इजलास हुआ है, इसमें जो इन्होंने स्टेटमेंट पास की, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। और सऊदी अरेबिया और ईरान की जो बातचीत है, जिस तरह से उन्होंने ईरान को सपोर्ट किया है, इसके पीछे काफ़ी एफर्ट हुई है। ख़ास तौर पे चीन ने इसमें बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है, पाकिस्तान ने इसको फैसिलिटेट किया है, और एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छा, तो क्या आप अब समझते जो कल गैर मामूली इजलास हुआ वहाँ रियाज में, उसमें जो बातें हुई उसमें कहा गया कि इजराइल की तजारती नाकाबंदी की जाए, ये भी कहा गया कि इजराइल को मिलने वाले नजायज़ असले का रास्ता रोका जाए, ये भी लीडरान की तरफ से कहा गया कि इजराइल का तजारती बाइकाट कर दिया जाए और इजराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो रुकनीत है वो भी मुअत्तल की जाए और जंगी जराइम के मुकदमे चलाए जाएं। क्या आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है कि मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो चुकी है और अब ये होगा? क्या आपको इसमें कोई असर नज़र आ रहा है सर? जी, मैं इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखें, मुस्लिम उम्मा ने ये OIC और अरब लीग का कंबाइंड इजलास हुआ है और इसमें हेड ऑफ द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ने शिरकत की है। बड़ा वाज़ह पैगाम अमेरिका को भी दिया है, इसराइल को भी दिया है, और इसराइल को ख़ास तौर पे कहा है कि आप फ़ौरन जंग बंद करें और इसराइल पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ, इसके खिलाफ इंटरनेशनल लॉ के तहत मुकदमा करना चाहिए। और जो भी मुल्क इसराइल को असला सप्लाई कर रहे हैं उनको ये नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं और ये 2 स्टेट सॉल्यूशन का इसका यही हल है कि 2 मुल्क वहाँ बनेंगे, एक फ़लस्तीन होगा और इसराइल होगा। और मैं समझता हूँ कि इसराइल जो है ज़्यादा अरसे तक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनने से नहीं रोक सकता। अब देखें, सिर्फ इसराइल की 1,60,70,000 फौज है, वो 1.5 साल से 1.25 साल से लड़ रही है। वो जिन भूत तो नहीं है, वो गजा में भी लड़ रहे हैं, लिबनान के बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं, ईरान के साथ भी उनकी महाजराई है। वो इंसान है, वो स्ट्रेच आउट हो चुके हैं। और 2.25 लाख की आबादी जो है इसराइल की डिस्प्लेस हुई है, लिबनान के बॉर्डर से वो महाजरीन बन चुके हैं। तकरीबन लाख से ज़्यादा आबादी जो गजा के पास और वेस्ट बैंक के पास थी वो भी डिस्प्लेस हुई है। तो 3-4 साढ़े 4 लाख के करीब तो उनके महाजरीन है जिनको उन्होंने बसाया हुआ है। उसकी इकॉनमी पर बड़ा असर पड़ा है। इसराइल जो इस वक्त खड़ा हुआ है, मेरे अपने ख्याल में सिर्फ अमेरिका की बसाखियों पे खड़ा हुआ है। अगर अमेरिका ने ज़रा सा भी हाथ रोका तो इसराइल अंदर से बिखर जाएगा। अच्छा जनरल साहब, आप उसकी जो फोर्सेस हैं, एक स्टेमिना होता है फोर्सेस का स्टेमिना तो एक हद तक ही होता है। वो तो आप कह रहे हैं कि वो उनका स्टेमिना जो है वो ख़त्म हो चुका तकरीबन। और अगर इसराइल की तजारती नाकाबंदी भी होती है और अमेरिका की जानिब से उनकी इमदाद जो है वो भी बंद हो जाती है, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सर? देखो, अमेरिका इसराइल की इमदाद कभी बंद नहीं करेगा, बट वो चाहेगा कि इसराइल अभी फर्दर इस जंग को ना बढ़ाए। यह इसराइल के अपने फेवर में है। देखें, इसराइल अगर इस जंग को और तूल देता है तो इसराइल के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। देखें, इसराइल का जो नेतन्याहू साहब हैं, उन्होंने अपने वजीर दिफा को सैक किया, उसको हटाया है, बिकॉज वो उनके साथ नहीं मान रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि ज़्यादा हम इस जंग को और बढ़ाएं, हमें इस जंग को ख़त्म करना चाहिए। और वो जो उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा लिया, उसके हक में देखें वज़ीर दिफा के साथ काफ़ी सारे पॉपुलर सेंटिमेंट्स और यहूदियों ने वहाँ स्ट्राइक की है कि ये इसराइल के सदर ने या वज़ीर आज़म ने यह गलत किया है। तो इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। लेकिन सर, खबरें तो ये भी हैं कि इसराइल से जो खुद लोग जो हैं वो भाग रहे हैं वहाँ से, उनकी जो अफवाज हैं वो या तो खुदकुशियाँ कर रही है या वहाँ से बगावत कर रहे हैं। ये बगावत का सा माहौल है और उन पर अटैक भी तो हो रहे हैं। तो आप नहीं समझ रहे कि सर कि इसराइल आइंदा आने वाले दिनों में जो वो मजालम डा चुका, अब मुश्किल वक्त उसके लिए है? बिल्कुल मुश्किल वक्त है। और इसी मुश्किल वक्त को अगर उनमें कुछ सेंसिबिलिटी है, वो ये चाहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो और अमेरिका इंटरवेंशन करे और ईरान के साथ उनकी ख़ास तौर पे ज़्यादा जंग तूल ना दे। देखिए, लबनान को आपको पता है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू साहब के घर तक तो स्ट्राइक की है, और अगर ये कंटिन्यू रखते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। और मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो वेस्ट बैंक है, जिसमें PLO का हेडक्वार्टर है और जो जॉर्डन के पहले इलाके में शामिल होता था, वहाँ से इसराइल की टोटल जो विड्थ है वो 15 किलोमीटर है। अब ये 15 किलोमीटर का इलाका देखें, एक नॉर्मल कॉमन सेंस से समझ से बाहर है कि कैसे वो मतलब अगर थोड़ा या जोर लगाएं अरब ममालिक तो इसराइल को बिल्कुल वो नॉर्थ साउथ से काट सकते हैं और इसराइल के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में मैं ये देख रहा हूँ कि जंग ज़्यादा तूल नहीं पकड़ेगी
और वहाँ जो ट्रंप साहब आ चुके हैं और उन्होंने भी बड़ा क्लियर कहा है। गजा के बारे में उनसे एक सवाल पूछा गया जो मैं टीवी पे देख रहा था, तो उसने कहा कि मैं चाहूँगा कि वहाँ जल्द जंग बंद हो। अच्छा जनरल साहब, एक अमूमी तौर पर सूरत हाल हम देखते हैं और जिस तरह हम इजराइल में भी देख रहे हैं कि नेतन्याहू और उसके टोले के जो चंद लोग हुक्मरान हुकूमत पर कब्जा किया हुआ है, उनके मफादात जो हैं वो डायरेक्टली एक यानी इन कॉन्फ्लिक्ट विद दी पीपल एट लार्ज हैं और हम देखते हैं उसके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो ये जो सब कुछ कर रहे हैं कुछ लोग जो हॉक्स हैं या राइट विंग एक मुतस्सब यानी हैं जो कि पाए जाते हैं तकरीबन हर जगह ही, तो वो ये डू यू थिंक कि अवाम का ये नीचे से जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है देख इट कैन आल्सो उनको ओवरथ्रो कर सकता है वहाँ की इस क्लिक को या ये जो लोग ऊपर बैठे हैं? देखिए, एक प्रेशर तो बहुत बिल्ड हो रहा है, लेकिन जो इजराइल कार्रवाइयाँ कर रहा है उसको एक बहुत बड़ी असले की सप्लाई अमेरिका से मिलती है, बरतानिया से मिलती है। इसलिए ओएससी ने ये रेजोल्यूशन पास की है कि जो मुल्क उसको असले की सप्लाई कर रहे हैं ये उसमें बराबर के जुर्म में शरीक हैं। अगर वो ये सप्लाई बंद कर दें तो इजराइल ज़्यादा अरसे तक ये वॉर नहीं चला सकता। तो इजराइल के अंदर से एक बहुत बड़ी आवाज़ उठ रही है, ऐसा प्रेशर हुकूमत पे पड़ रहा है। बट मैं ये समझता हूँ कि नेतन्याहू साहब का सर्वाइवल इसी में है कि जंग होती रहे। जिस दिन जंग रुकी और इसमें सेटलमेंट हो गई उस दिन जो है इनका नेतन्याहू साहब का सूरज गुरूब हो जाएगा। अभी ये भी सुना है हमने एक तो आपने कहा कि एक करारदाद पास हो चुकी है कि असला ना दिया जाए, लेकिन अगर असला दिया जाता है और दिया जा रहा है तो फिर क्या आप नाकाबंदी देख रहे हैं कि वहां पर कोई कार्रवाइयां भी हो सकती हैं उस असले को रोकने के लिए बजोरे बाजू? देखिए, ये फिलहाल देखिए यूनिपोलर वर्ल्ड है और यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका एक इस वक्त सोल सुपर पावर है। जो इमर्जिंग पावर्स हैं वो चाइना और रशिया है। वो देखें दोनों जो है ब्रिक्स के मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं, और अगर ओआईसी का और अरब लीग का ब्लॉक उनके साथ शामिल हो जाता है तो फिर ये जो एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाता है जो मुस्तकबिल में यूनिपोलर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो वर्ल्ड मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, ज़्यादा अरसे तक अमेरिका की भी दुनिया में नहीं चलेगी और इसराइल के लिए वक्त के साथ साथ वक्त बहुत मुश्किल होता जाएगा। बहुत शुक्रिया जनरल टाइप हमारे साथ मौजूद थे तारिक रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, बहरहाल रंग तो लाता है शहीदों का लहू, देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।